हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तैयारी आपके सीजीएल की अच्छी चल रही होगी। उसको फाइनल टच देने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर अपने अंतिम तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट के थ्रू। तो सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन चैनल पर। अब आज हम लोग करेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर की मॉक टेस्ट की, मतलब क्वेश्चंस को ही डील करना है। पूरी तरह से फोकस जो रहेगा वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे रहेगा। अब तरीका जो हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, 2 प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए लेकर के आता हूँ क्योंकि वही लेवल एग्जैक्टली जो आना है एग्जाम में, उसके बाद में एक मॉक टेस्ट। तो 2 प्रीवियस ईयर पेपर इस बार के डिस्कशन हो चुके हैं, यानी आज टाइम है मॉक टेस्ट का। तो फटाफट प्रेजेंट करता हूँ आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 4। चौथा मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ। चौथा मॉक टेस्ट है और कम से कम 8 पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज वॉच कर लेना, उसको लाइक शेयर जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, अलर्ट्स आपके पास आते रहें। अच्छा, अगर तैयारी है सीजीएल 2024 इसी बार का सीजीएल टारगेट करना है आपके साथ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर टॉपिक्स को लेकर के कंफ्यूजन है तो उसके लिए सॉल्यूशंस जो आपके लिए अवेलेबल हैं वो बता देता हूं। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, एसएससी के सारे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए एक फाउंडेशन बैच है ये। जो भी टॉपिक्स एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, मिनिमम तो ये लिखे हुए हैं, मैक्सिमम मैंने एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीजें कवर की हैं। जैसे कुछ चीजें इसमें नहीं मेंशन हो पाई वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है वोकैब इम्प्रूवमेंट। अब वोकैब इम्प्रूवमेंट का अलग अलग तरीका क्या होना चाहिए वोकैब को इम्प्रूव करने का, कुछ हैंडी सेंटेंसेस, कुछ रीडिंग इम्प्रूवमेंट। वोकैब इम्प्रूवमेंट तो किया ही है डिस्कशन, रीडिंग इम्प्रूवमेंट मतलब अगर आपकी ये समस्या है कि सर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, सर कहाँ से शुरू करें, सर अभी तक नहीं पढ़ी, वो बैकग्राउंड नहीं रहा, समझ में चीज़ें नहीं आती, अगर ये सब क्वेश्चंस आपके हैं तो उसका सोल्यूशन यही है भैया कि आराम से आप बैच ज्वाइन कर लो और बिल्कुल निश्चिंत होकर के एक एक करके टॉपिक कवर कर डालो। कहीं और आपको भटकने की जरूरत इंग्लिश के लिए नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। जस्ट 499 फॉर 1 ईयर वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है ये। मतलब एक बार आपको केवल पेमेंट देना है और पूरे साल भर के लिए कोर्स अवेलेबल है। जितनी बार चाहो रिवाइज कर लो, जो कुछ डाउट पूछने हो पूछ लो। ठीक है ना, पूरी तरह से सपोर्ट आपके लिए। और अगर टॉपिक्स आपके कवर हैं, केवल आप फिनिशिंग देना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू, मॉक पेपर या कॉन्सेप्ट का क्विकली रिवीजन चाहते हैं, तो टारगेट बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए टारगेट बैच 199 फॉर 6 मंथ, 6 मंथ्स के लिए। और अगर आप केवल इंग्लिश ही नहीं पूरा कंबाइंड बैच लेना चाहते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मतलब कंबाइंड पैकेज जो एसएससी के लिए आता है वो भी आपके लिए अवेलेबल है जस्ट 799। दिस इज अगेन फॉर 6 मंथ। ठीक है ना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए हो गई कि आप टॉपिक्स कहाँ से पढ़ सकते हो और अगर टॉपिक्स आपके कवर हैं तो प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो। प्लस इसके अलावा ये एडिशनल चीज़ें चल रही हैं, मतलब यहाँ पे YouTube पे जो क्लासेस फ्री में दी जा रही हैं वो तो आपके लिए बोनस है। इनका तो कलेक्शन प्लीज़ अपने साथ रख ही लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, मतलब क्वेश्चंस का कलेक्शन, टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, वो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का स्ट्रेटजी या पैटर्न, प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई नया वर्ड, अच्छा वर्ड आ जाता है, उसका मीनिंग, उस पर डिस्कशन, उसकी कोई ट्रिक, उसका कोई कंफ्यूजिंग पार्ट, वो सब डिस्कस करते हैं। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस के प्रॉब्लम और उनका सोल्यूशन वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, मतलब एलिमिनेशन कैसे होना चाहिए, किस रूल को कहाँ पर लेना है, कैसे कंफ्यूज नहीं होना है, वो सारी चीजें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो फटाफट अपना सेगमेंट आप चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस 2 ही 3 चीजों की है। क्वेश्चंस प्रॉपरली पढ़ें, साथ में जुड़े रहें, अंत तक वीडियो देखें, लाइक शेयर जरूर कर लें और मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बता दें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली पढ़ेंगे ही। अब एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाफट एक बार सरसरी निगाह से देखते जाना कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। नो एरर दिया, इसका मतलब स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड एज इफ शी सॉ मी बिफोर। अब देखो, इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब होस्टेस, एयर होस्टेस की बात कर रहे हैं, उसने मुझे देख के स्माइल किया कि एज इफ, मानो कि, जैसे कि उसने मुझे पहले भी देखा हो,
इस तरीके से उसने स्माइल किया और इसको लेकर के मैं बहुत सरप्राइज हुआ। अब आप अगर पहचान पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन टेंसेस से रिलेट करता है। मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ, ये बात पास्ट की है, और एयर होस्टेस ने स्माइल किया, ये भी बात पास्ट की कर रहे हैं। मैं सरप्राइज हुआ क्योंकि उसने स्माइल किया, तो दोनों एक्शन एक ही टाइम की बात कर रहे हैं। अब इस तरीके से स्माइल किया कि उसने मुझे पहले भी देखा हो, पहले मतलब इस पास्ट के भी पहले देखा हो, और पास्ट के पहले की जब बात करते हैं तो हमारा एक टेंस मैंने पढ़ाया है आपको। अगर आपने फाउंडेशन बैच या टारगेट बैच ज्वाइन किया होगा तो ये पॉइंट्स मैंने डिस्कशन किए हैं। ये पास्ट ऑफ पास्ट की बात करता है, और वो टेंस पास्ट इनडेफिनिट नहीं होता, ये टेंस होता है पास्ट का परफेक्ट। यानी शी हैड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म सीन मी बिफोर, यानी ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये छोटे पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या पूछ रहे हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। अब बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब समझते हैं। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब है कि सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको दे रहे हैं कि भैया इस क्वेश्चन का सिनोनिम बताइए। अब सिनोनिम का क्वेश्चन है, सेंटेंस के फॉर्म में होता तो हम गेस कर लेते, नहीं अगर गेस हो पा रहा है तो फिर भैया प्रॉब्लम यही है कि आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए। अब ये वर्ड जो है ना, अपैथी हो गया, सिंपैथी हो गया, इम्पैथी हो गया, एंटीपैथी हो गया, टेलीपैथी हो गया, ये सब मैंने बहुत बार डिस्कशन करवाया है अपनी क्लासेस में। अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं, इन सब को आसान करना चाहते हैं अपने लिए, तो भैया बहुत आसानी से बस एक बार बैच ज्वाइन कर लो, सब सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, नेग्लिजेंस, इनडिफरेंस वर्ड मैंने कितनी बार बताया है, इनडिफरेंस, इनडिफरेंट बताया, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है वो तक बताया है। क्या होता है अपैथी का मतलब होता है कि आपको किसी पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, नो फीलिंग्स। किसी पर्सन के साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फीलिंग को बोला जाता है अपैथी, मतलब नो फीलिंग, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन हो जाना किसी के लिए, और इसे ही बोला जाता है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब भी होता है उदासीन हो जाना, मतलब सेम रहना, सुख हो, दुख हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, सॉरो हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी सिचुएशन आ जाए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सब सिचुएशन में एक जैसे रहते हैं। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कई बार बताया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उस पर्सन को स्टोइक कहा जाता है। तो ये सब चीजें साथ में सीखते चलिए, बहुत कुछ है इस क्लास में आपके लिए सीखने के लिए, बस आप साथ जुड़े रहो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। तो इनडिफरेंस शुड बी द करेक्ट आंसर। सिंपैथी सहानुभूति होता है, मतलब किसी पर्सन के साथ बुरा हो ये देख के अगर आपको बुरा लगता है तो सहानुभूति। एम्पैथी समानुभूति होता है, मतलब जो पर्सन वो तकलीफ झेल रहा है ना, सेम अगर आप महसूस करने लग जाओ, उसका पेन सेम हो आपका उसका। जैसे कहते हैं ना, एक स्टूडेंट जो किसी एग्जाम में फेल हो गया हो, उसका दर्द वही समझ सकता है जो फेल हुआ हो, ठीक है ना। वही बोलते हैं ना कि सेम, जब दोनों का सिचुएशन सेम होती है वही पर्सन एक दूसरे का दर्द समझते हैं, इस सिचुएशन को एम्पैथी कहते हैं। लेकिन आपने वो तकलीफ कभी नहीं झेली, ठीक है ना, आप कभी एग्जाम में फेल नहीं हुए, लेकिन फिर भी कोई पर्सन फेल हो गया तो उससे आपको अगर उसको देख के बुरा लग रहा है, ये उसके लिए आपकी सहानुभूति है। सहानुभूति समानुभूति, ठीक है ना। और एंटीपैथी होता है अपोजिट फीलिंग, मतलब एक पर्सन के साथ बुरा हो रहा है और आपको ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ठीक है भैया तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग आए उसको, उसके साथ अच्छा हो रहा है, ये देख के आपको बड़ा बुरा लग रहा है, मतलब जेलसी जो हो जाए, वो सब आती हैं एंटीपैथी में, ठीक है ना, अपोजिट फीलिंग। तो ये वर्ड्स ध्यान रखना, ये सब कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होंगे। अपैथी नो फीलिंग, करेक्ट आंसर शुड बी इनडिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। अच्छा, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक वर्ड से रिप्लेस करना है, मतलब ये क्वेश्चन बनता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। क्या पूछा गया, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। सेरेमनी होता है कोई भी फंक्शन आप ले लो, कोई ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, गोष्ठी संगोष्ठी बोलते हैं सेरेमनी, कार्यक्रम बोल सकते हैं, प्रोग्राम बोल सकते हैं, उसका मास्टर होना। अब फालतू का वर्ड एक क्रिएट किया गया है सेरेमनिस्ट,
सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। सेरेमोनिस्ट नहीं होता वर्ड, सेरेमनी होता है, और हाँ उसका प्लूरल सेरेमनीज होता है, सेरेमनिस्ट नहीं होता। कॉम्पेयर, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, देखो मैनेज करने वाले को मतलब व्यवस्था देखने वाले को बोलते हैं मैनेजर, मास्टर नहीं होता वो। ऑर्गेनाइज मतलब होता है जो चीज़ों को प्लान करते हैं, और उनका मास्टर जो होता है ना सेरेमनीज का, वो होता है कॉम्पेयर। कॉम्पेयर इसको पढ़ा जाता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑर्गेनाइजर मैनेजर कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, और सबसे खतरनाक ऑप्शन तो पहला वाला दिए हैं जो कि नहीं होता, याद रखें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फिर से पूछा गया है 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। अच्छा, स्पेलिंग का क्वेश्चन है। अब बताइए, वर्ड आप देखो दिया हुआ है एब्सटीनेंस। अब ये वर्ड देखो, अगर आपने क्लासेस की होंगी मेरी फाउंडेशन बैच की क्लास, तो उसमें मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया है, एब्स्टीमियस। अब इस वर्ड को मैंने जब पढ़ाया था तो कैसे याद कराया था, देखो ध्यान से। इस वर्ड में स्पेशल ये होता है कि इस वर्ड में इंग्लिश के सारे वॉवल्स आते हैं, सारे वॉवल्स आपको मिलेंगे, ए ई आई ओ यू सब दिख रहे होंगे। अब ये तो बहुत सारे वर्ड्स में होता है जिसमें सारे वॉवल्स आते हैं। इस वर्ड में और 2 वर्ड और भी बताए थे। अब अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 2 वर्ड्स कौन से थे, ठीक है ना। जो मैंने फाउंडेशन क्लास में पढ़ाया है, इस वर्ड में स्पेशल ये है कि इस वर्ड को सारे वॉवल्स से आप याद रख सकते हो, और प्लस सारे वॉवल्स हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट इसमें स्पेशल ये है कि वो सारे के सारे वॉवल्स सीक्वेंस से हैं। मतलब ए ई आई ओ यू ये सब सीक्वेंस से ही दिए हुए हैं, है ना। तो देख लो, एक तो सारे वॉवल्स हैं और दूसरे सीक्वेंस हैं, इसी से बना। अब अच्छा, इसको हिंदी में बोला जाता है संयमी, संयम रखने वाला पर्सन, जो अपने आप की इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल करके रखता है, रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर रखता है। अब इस वर्ड से, एब्स्टीमियस से, एब्स्टीनेंस वर्ड बनाया गया है। एब्स्टीनेंस इसका मतलब भी होता है कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, दूर रहना चीज़ों से, है ना। अब इस वर्ड को जब याद रखना हो तो एक छोटी सी चीज़ और उसमें ऐड कर लो कि इसकी स्पेलिंग में कहीं भी ए नहीं होता स्टार्टिंग के अलावा। स्टार्टिंग में ए है, बाकी कहीं भी ए नहीं होता। तो ए यहाँ और यहाँ दिख रहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना। और सी ई लास्ट में आता है तो एस ई वाला ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एब्स्टीनेंस। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस। मतलब फिर से अच्छा, ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। सिनोनिम तो पूछे ही है, लेकिन ईडियम एंड फ्रेज के फॉर्म में, और दिया है रफल समबडीज फेदर। देखो, अब रफल करना किसी के फेदर को, इस फ्रेज का बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेंस निकलता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको एक और फ्रेज से आप रिलेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं रब इन द रॉन्ग वे। रब इन अ रॉन्ग वे। एक कैट जो होती है, जो लोग कैट लवर है उनको पता होगा कि कैट लवर को बड़ा, कैट को जब आप अपनी गोद में लेते हो, उसको आप सहलाते हो, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। कैट्स को बहुत अच्छा लगता है कि उनको सहलाया जाए, लेकिन हेड से टेल की तरफ सहलाना। जैसे ही आप टेल की तरफ से हेड की तरफ सहलाना शुरू करते हो ना, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, चिढ़ जाती हैं, इरिटेट हो जाती हैं। और वही सेम चीज होती है रब इन द रॉन्ग वे। सिनोनिम होता है रफल समबडीज फेदर। गैम्बल का मतलब होता है जुआ, जुआ खेलना, तो ये तो है नहीं, ठीक है ना। जुआ खेलने से इसका लेना देना कुछ नहीं है। स्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से भागना, ये भी नहीं है। एनॉय समबडी मतलब किसी को इरिटेट कर देना, ये होगा सही आंसर। शो कंटेम फॉर, किसी के लिए कंटेम शो करना नहीं। कंटेम मतलब किसी की बेइज्जती करना, निंदा करना, वो नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा एनॉय वाला। थर्ड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। रफल समबडीज फेदर दे दें या रब इन अ रॉन्ग वे, कुछ भी दे दें। दो फ्रेजेस आपको बता रहा हूं, एक साथ सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनस है आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है। अच्छा, 4 सेंटेंसेस, एक ही सेंटेंस को एक्चुअली 4 पार्ट्स में करके दे दिया है और पूछना कौन सा पार्ट इसमें करेक्ट है, मतलब बाकी सब इनकरेक्ट होंगे, ठीक है ना। देखते हैं, ही विल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन, ठीक है, 3 बजे वाली ट्रेन से जाएगा। बाय आता है ट्रेन के लिए, 3 o'clock हो गया, उसमें अपॉस्ट्रोफी लग गया, विल के साथ गो आ गया। अच्छा, ही शैल गोज, देखो शैल के साथ बेस फॉर्म आती है, गो होगा नहीं तो ये ऑप्शन, सॉरी गोज होगा नहीं, गो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म। ही विल वेंट, विल के साथ कभी सेकंड फॉर्म भी नहीं आती, ये भी हटा दीजिए। ही हैज गो इन, अच्छा इन तो यूज नहीं करते, बाय यूज करते हैं, लेकिन हैज के साथ गो नहीं होता, गॉन होता है, थर्ड फॉर्म आती, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए है ये वाला, लेकिन ए अगर आपने यहां टिक कर दिया ना, ये मैं फिर बार बार इस चीज को नोटिस करवाऊंगा कि बेटा ये गलती एग्जाम में नहीं करना, यहां ए सही ऑप्शन है, लेकिन यहां पर ए ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है, तो 2 वाला आंसर टिक करना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में जरूर रखना अपनी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेट, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, नेवर से शुरू हुआ है। आप देखो जिन्होंने की है फाउंडेशन बैच या टारगेट बैच की क्लास, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब पढ़ाए हुए क्वेश्चंस मेरे मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ो आप ऐसा कि पढ़ी हुई चीज़ें एग्जाम में या मॉक टेस्ट करते समय या क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय समझ में आए कहाँ पे क्या चीज़ पूछी गई है। अच्छा, अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, आई नेवर गो देयर, मतलब इस तरह का एक सेंटेंस होता, नेवर सब्जेक्ट के बाद आता है, वर्ब से पहले आ जाता है या हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो ये सेंटेंस तो ऐसे सही है। लेकिन अगर नेवर से या निगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू कर दिया जाए, मतलब ये नेवर पहले आ जाए, तो फिर याद रखना इस सेंटेंस में रूल लगता है इन्वर्जन का। और इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अब ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको अगर हम नेवर से शुरू करते तो ये ऐसे बनता, नेवर डू आई गो देयर, ऐसे बनना चाहिए था। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू आ गया, डिड आ सकता था, पास्ट इंडेफिनिट होता, सिंगुलर होता तो डज आ सकता था, कॉन्टिन्यूस होता तो इज एम आर आ सकता था। सेम चीज यहाँ पे, हैव आई हैव, आई हैड, डिड आई। अच्छा देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, इसमें आई के बाद हैव आया, हैड आया। अच्छा, इन दोनों ऑप्शंस में से आप देखो यहाँ पे मेट दिया हुआ है जो कि सेकेंड या थर्ड फॉर्म होती है मीट की। अगर यहाँ डिड होता ना तो इसके बाद बेस फॉर्म आई होती, यानी यहाँ पर मीट लिखा होता, जो कि नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसलिए सही ऑप्शन बचता है फर्स्ट वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर, नेवर हैव आई मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल। ये होगा हमारा सही सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 7 का। 8th की बात करें और पैसिव वॉइस में चेंज करना है। People felt that the police were corrupt. ट्रिकी है, गड़बड़ नहीं करना। देखो, people felt, people से, इस तरह के सेंटेंसेस का जब हम पैसिव बनाते हैं ना, तो इट इज सैड करके इज एम आर जो फॉर्म यहाँ पे दी है उसमें बी की फर्स्ट फॉर्म दी होगी तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और से की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ फेल्ट दिया है, इसका मतलब देखो फेल्ट पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात अगर कर रहा है तो वॉज वाला ऑप्शन होगा, वॉज वर सभी में दिया हुआ है। इट वॉज फेल्ट ये हो सकता है। द पुलिस वर फेल्ट, देखो पुलिस करप्ट थी, पुलिस ने फील नहीं किया ना, पुलिस के लिए फील किया गया, ये सॉरी पुलिस को फील किया गया, सो द पुलिस वर फेल्ट नहीं होगा। इट वॉज फेल्ट दैट द पुलिस वर बीइंग, देखो यहाँ आईएनजी दिया, यहाँ आईएनजी है ही नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। द पुलिस वर फेल्ट बीइंग करप्ट नहीं, बी के बाद वैसे भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, करप्टेड होता तो फिर हो सकता था, तो ये ऑप्शन तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है, ध्यान से समझना। इट वॉज फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, और ध्यान देने वाली बात ये है कि पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल इन एक्टिव वॉइस दैट, अच्छा एक्टिव में कैसे बनाएंगे, मतलब फिर पैसिव दिया एक्टिव में चेंज करना है। These things have been left here by an unknown customer, एक अननोन कस्टमर ने इन चीज़ों को यहाँ पर छोड़ा है।
अच्छा, एन अननोन कस्टमर सब में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो हैव दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट फॉर्म वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म वाला अगर होता ना तो ये इज एम आर से बनता, तो पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड। हैज़ लेफ्ट हो सकता है, कस्टमर सिंगुलर है तो हैव नहीं हो सकता, ये हटा दीजिए। हैज़ बिन लेफ्ट, नहीं ये तो पैसिव ही हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो जो सही आंसर हमारा बचा है वो है ऑप्शन नंबर 2। बस ऐसे ही खुद से जस्टिफाई करते हुए एग्जाम में जल्दी जल्दी आंसर करना, कंफ्यूजन अपने आप खत्म होते जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और पैसेज आर नंबर्ड 1 and 6। अच्छा, मतलब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पहला और लास्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है। PQRS 4 सेंटेंसेस पूछे हैं, प्रॉपर ऑर्डर में इनको रीअरेंज करना है और आंसर बताना है। देख लेते हैं भाई सेंटेंस क्या है। अच्छा, पहला सेंटेंस जो दिया हुआ है वो क्या है? मेकिंग रोप्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, रोप्स को बनाना सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड्स में से, व्यापार में से एक है, मतलब कामों में से एक है। पीपल यूज्ड देम फॉर tethering animals, for drawing water from wells and for dragging large stones which were used in building। okay, मतलब रोप्स का यूज बताया जा रहा है कि पीपल यूज क्यों करते थे, जानवरों को हाँकने में, पानी खींचने में। ड्रॉ का मतलब यहाँ खींचना है, कुओं से पानी खींचने में, और ड्रैग मतलब भी खींचना होता है। लार्ज स्टोन्स विच वर यूज्ड इन बिल्डिंग में जो इस्तेमाल होते थे ना, उनको खींच के लाने में। अच्छा, वी नो दैट पीपल मेड रोप सेवरल सेंचुरीज बैक। हमें पता है कि कई सदियों पहले बनाई गई। दे मेड देम फ्रॉम कैमल हेयर एंड फ्रॉम ट्विस्टेड ग्रास। ट्विस्टेड ग्रास से बनाते थे, कैमल के हेयर से बनाते थे। वी हैव फाउंड पीसेज ऑफ रोप इन वेरी ओल्ड इजिप्शियन टॉम। इजिप्शियन टॉम मतलब मकबरा है, ये इजिप्ट के मकबरों में मिला है। वी हैव फाउंड 2 ropes which were made of thin copper wire in the city of Pompeii which were destroyed by a volcano 2000 years ago। 2000 साल पहले जो नष्ट हो गया है ना, वहां भी कॉपर वायर की बनी हुई रोप मिली है। अब आप देखो, लिंक ढूंढो और बताओ सही का आंसर कौन सा होना चाहिए। अगर डिसाइड हो पाए तो फटाफट जल्दी से जस्टिफाई कर दीजिए एक बार, जो भी आपको लगे। लिंक ढूंढना, लिंक ढूंढोगे तो आसान होगा, लिंक मिलेगी तब तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ढूंढिए लिंक ढूंढिए। देखिए पहले तो आराम से पढ़िए। देखो QSP इनसे शुरू हो रहा है, R से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो QS और P से शुरू करेंगे। जस्टिफाई करिए, बताइए सही आंसर। ठीक है, जस्टिफाई करिए, जस्टिफाई। जहां से भी आपको लग रहा है सही होना चाहिए, फटाफट। थोड़ा सा टाइम मैंने इसीलिए दिया ताकि आप आराम से इसको जस्टिफाई कर पाओ। कहां से शुरू करेंगे? देखो, अब पीपल यूज्ड देम मेकिंग रोप्स इज, यहाँ पे रोप बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ यूज करने की बात इन्होंने सीधे कर ली। वी नो दैट पीपल मेड रोप, यहाँ देखो बनाने की बात कर रहे हैं, सेवरल सेंचुरीज बैक। दे मेड देम, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे ये दे दिया हुआ और आर से वैसे भी शुरू नहीं है तो इसको हटा देते हैं। वी हैव फाउंड पीसेज ऑफ रोप्स इन वेरी ओल्ड इजिप्शियन टॉम। ठीक है, शुरुआत अगर आप पी से करते हो, पीपल यूज्ड देम, नहीं यहाँ यूज करने की बात की गई, ये हटा देना। वी हैव फाउंड पीसेज इन ओल्ड इजिप्शियन टॉम बिल्डिंग, नहीं यहां पे देखो फाउंड की बात कर रहे हैं, यहां भी फाउंड की बात कर रहे हैं, है ना? 6 वाले में
अच्छा, वी हैव फाउंड 2। एस क्यू, क्यू से शुरू हो सकता है, क्यू एस दोनों में ही दिया है, एस से शुरू नहीं करेंगे। वी हैव फाउंड पीसेस ऑफ रोप, एस क्यू। ये सेंचुरीज बैक वाले से अगर आप इजिप्शियन टॉम वाले को रिलेट करो तो आसान हो जाएगा। शुरुआत देखो, क्यू एस तो होगा पेयर, ये सही है, एक पेयर तो क्यू एस का मिलेगा, क्योंकि वी नो दैट पीपल मेड रोप सेवरल सेंचुरीज बैक। और कैसे पता चला? क्योंकि हमें मिला है रोप इजिप्शियन टोम में, ठीक है ना। तो क्यू एस का पेयर तो कंफर्म है, यानी या तो फोर्थ वाला सही होगा या फिर फर्स्ट वाला सही होगा। अब आर पी और पी आर, बस यही जस्टिफाई करना है। तो आर पी, दे मेड देम ट्विस्टेड ग्राफ्स, ओके। अब फिर देखो, मेड देम, मेड की ही बात स्टार्टिंग में की गई है, तो आई थिंक आर को लास्ट में नहीं रखेंगे, यूज करने की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रॉयड वोल्केनो, हाँ सही ऑप्शन जो बनता है ना, पहले क्यू एस आएगा और आर पी में से आर पहले आएगा, क्योंकि बनाने की बात पहले और यूज करने की बात बाद में। तो फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है, बट ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन आ गया। पी क्यू आर एस 4 पार्ट्स में, 4 ऑर्डर में नहीं दिए गए, स्प्लिट किया गया है। अच्छा, रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। पहला और आखिरी देखो दिया हुआ है, फिर से जस्टिफाई करिए। क्या लिखा है? द नॉर्थ, हाँ, ईस्टर्न रीजन प्रेजेंट्स अ डाइवर्स सिस्टम ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू एल्पाइन मिडोज। ओके, मिडोज होता है चारागाह, जहाँ पे जानवर चरते हैं ना, उनको बोला जाता है चारागाह को, मिडोज। अच्छा, इन ईस्टर्न हिमालयाज द रेन फॉल रेंजेस फ्रॉम 125 to 300 centimeters. In Assam from 178 to 305 centimeters. The temperature in the region varies with location, elevation, topography, rainfall and humidity. The uneven distribution affects the region in two opposite ways: floods एंड ड्रॉट्स, मतलब कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है। इट इज़ लार्जली अ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन विद 2 periods ऑफ रेनफॉल। द विंटर रेन्स कम फ्रॉम द वेस्ट एंड द समर रेन्स आर ब्रॉट बाय द मानसून winds. The winter temperature in Shillong, for example, varies from 4 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. In Gangtok, 9 degrees Celsius to 23 degrees Celsius. अच्छा, अब भैया गेस करिए कहाँ से शुरुआत करेंगे। देखो एस आर पी क्यू, ओके, चारों ऑप्शंस ऐसे दे दिए गए हैं जिनसे ये रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो सकता है। चारों ही ऑप्शंस दे दिए गए हैं, गेस करिए कहाँ से शुरू करेंगे। और जो भी लग रहा हो, सही गलत की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए कहाँ से शुरू करना है। अब देखो, नॉर्थ ईस्टर्न, पहला सेंटेंस जो हमें दिया हुआ है उसमें बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रेजेंट्स अ डाइवर्स सिस्टम ऑफ हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू एल्पाइन मेडोज, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रेजेंट करता है, ओके। द टेम्परेचर इन द रीजन वेरीज। हाँ, अब देखो, अगर टेम्परेचर से लिंक कर पाओ, द टेम्परेचर इन द रीजन वेरीज विद लोकेशन, एलिवेशन, टोपोग्राफी, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली रिलेट हो पाएगा यहाँ से, टेम्परेचर की बात यहाँ पे की गई। मतलब क्यू वाला जो पार्ट है वो लास्ट में आ सकता है, तो क्यू लास्ट में तो हमें यहाँ दिया हुआ है। मतलब क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? इसको एक बार जस्टिफाई कर लो, अगर लास्ट से हिंट अगर मिल रही है तो कर सकते हैं। फ्लड एंड ड्रॉट,
अच्छा, द टेम्परेचर इन रीजन, ठीक है। SP, इट इज़ लार्जली अ ह्यूमिड टॉपिकल रीजन। हाँ, ये इट जो आया है ना, वो इसी के लिए आ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो एस से शुरुआत भी हो सकती है, और क्यू तो कंफर्म है हम कि लास्ट होना चाहिए, इसलिए जो सही आंसर बनता है ना, वो ये सेकंड वाला बनता है। इट इज़ लार्जली, हाँ, एस वाला आएगा। ब्रॉट बाय मानसून विंटर रेन्स और मानसून समर रेन, दो तरह की रेन्स मेंशन कर रहे हैं। फिर इन ईस्टर्न हिमालयन रेनफॉल, देखो यहाँ पे भी ईस्टर्न हिमालयन रेनफॉल की बात कर रहे हैं, रेन की बात यहाँ पे की गई है। 125 से 300 सेंटीमीटर, असम फ्रॉम 78 to 305। इसके बाद आ रहा है आर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स द रीजन इन टू अपोजिट वेज, फ्लड एंड ड्रॉट। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इसी की वजह से कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की बारिश होती है, ठीक है ना। तो ये होगा प्रॉपर सीक्वेंस, सेकेंड वाला आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्या पूछा गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अरे बहुत बेहतरीन वर्ड, और ये मिटिगेट तो मैंने आज ही डिस्कशन भी किया हुआ है। फाउंडेशन बैच जो पढ़ा रहा था उसमें मिटिगेट वर्ड भी आया था, रीडिंग की बात कर रहा था तब आया था मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है डिक्रीज करना, ठीक है ना। अब पूछा क्या गया है, सिमिलर पूछा गया। अच्छा, एंटोनिम पूछा होता तो डिक्रीज का इंक्रीज हो जाता। जब भी कभी सिनोनिम पूछते हैं, एक ऑप्शन एंटोनिम का, जब एंटोनिम पूछते हैं तो एक ऑप्शन सिनोनिम का 100% देते हैं। बार बार ये चीज़ नोट करा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो मिटिगेट मतलब होता है डिक्रीज करना, यानी कम करना, और कम करने का सिनोनिम पूछ रहे हैं। तो इनसर्कल मतलब होता है घेरना, घेरा बनाना, गोला बनाना। रिड्यूस कम करना होता है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई तेजी से बढ़ा देना होता है, गुणा कर देना होता है। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, शुड बी द करेक्ट आंसर। मिटिगेट का सिनोनिम होगा रिड्यूस, एंटोनिम होता तो इंक्रीज। 13 में देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा, अंडरलाइन सेगमेंट फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। टू ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फर्म्स इन द वर्ल्ड आर एप्पल एंड IBM। एप्पल और IBM दोनों वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट में से एक हैं, फर्म्स में से। विच बोथ आर इन द कंप्यूटर बिजनेस, जो कि दोनों कंप्यूटर बिजनेस में है। बोथ, विच आर बोथ इन, विच आर बोथ, बोथ ऑफ विच आर होता है मतलब उनमें से हर दोनों ही। हाँ, आर इसी के अकॉर्डिंग आया। विच आर, विच आर हो सकता है, विच आर भी हो सकता है, हाँ, लेकिन चूंकि बोथ वर्ड दिया हुआ है तो इसको हटा के इसको प्रेफर करेंगे। ये पहला ऑप्शन ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा नहीं, बोथ ऑफ विच आर होगा, मतलब उनमें से दोनों की बात कर रहे हैं, उनमें से दोनों ही जो हैं वो कंप्यूटर बिजनेस में है। सेकेंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। 14 बताइए, ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन, एंड द वर्ड इज लूज फेस। बताइए, बिकम एम्बेरेस, शर्मिंदा होना, ये मीनिंग है इसका। गुस्सा होना, चोट खा जाना, सरप्राइज होना, क्या होगा सही। और लॉन्ग फेस बनाना मतलब लूज फेस बनाना, मतलब लूज क्या बोलता है ना कि बेइज्जती जब हो जाती है उसको बोलते हैं लूज फेस, मतलब चेहरे का रंग उड़ गया है, बिल्कुल बहुत बेइज्जती हुई है। तो करेक्ट आंसर जो बनता है इसका वो होगा बिकम एम्बेरेस्ड। फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। 15 की बात कर लेते हैं। 15 में क्या पूछा गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन। ओके, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, क्या होगा। ही सेड, देखो पास्ट की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें यहां मैटर करती हैं। प्रेज वाला ऑप्शन खत्म, ही प्रेज। अच्छा, ऑप्शन भी कितने फनी दे देते हैं, ही प्रेज बिकॉज आई नीड ब्लेसिंग, उसने वो प्रे करता है क्योंकि मुझे ब्लेसिंग की जरूरत है। पर जी का ऑप्शन बहुत क्रिएट किए जाते हैं। प्रेड 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 होगा, सो आई वुड बी ब्लेस्ड नहीं, मे का चेंजेस माइट में होता है, और माइट वाला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। विल होगा नहीं, वुड होगा नहीं, ये सब ऑप्शंस फालतू के हैं, गलत हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, दैट लगाते हैं, वैसे भी सो नहीं लगाते हैं, तो ये भी एलिमिनेशन बनेगा। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, दिस शुड बी द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। 16 में क्या बोल रहे हैं, ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। टेक द बुल बाय द हॉर्न, बहुत बेहतरीन फ्रेज, मतलब
इतना बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लो क्योंकि बहुत बार आया है। टेक द बुल बाय द हॉर्न, अगर आप बुल को हॉर्न से पकड़ते हैं इसका मतलब आप इतने दिलेर हो ना कि आप किसी भी सिचुएशन का, प्रॉब्लम का सामना बहादुरी से करना चाहते हो। मतलब इतने ज़्यादा बहादुर होना कि आप बुल को जाके हॉर्न उसके सींगों से पकड़ रहे हो। तो यही चीज़ है, किसी भी सिचुएशन का सामना बिल्कुल डट कर करना, ठीक है ना, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ उसका सामना करना। तो देखो, क्रश समथिंग विद अ हैवी हैंड, क्रश मतलब होता है कुचलना, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। यहां बोला गया है ग्रैपल द सिचुएशन करेजली, ये देखो करेजियसली मतलब होता है बहादुरी से, ग्रैपल करना मतलब सामना करना, ये हो सकता है। क्लोज योर आइज एंड अटैक द बुल, अच्छा आंखें बंद करके भिड़ जाना जाके, पर जी का ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टेक डिफेंसिव मेजर्स टू डील विद अ क्राइसिस, नहीं, डिफेंसिव मेजर्स ले लेना, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, संकट के समय आंखें बंद कर लेना या थोड़ा दब के बैठना, डिफेंसिव हो जाना, वो भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली, बहुत बहादुरी से सामना करना सिचुएशन का, ये होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। क्या पूछा गया है, एक वर्ड, 4 वर्ड दिए, उनमें से एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। अब फटाफट इस वर्ड में से गेस करिए वो वर्ड कौन सा है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। गेस करो, गेस करो, जो भी आपको सही वर्ड लगे। स्पेलिंग ध्यान देना पड़ेगा। गेस करिए ऑर्थोपेडिक की सही स्पेलिंग क्या होती है। अब ये प्रॉब्लम मैंने क्यों बोला है, क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि एक ऐसी स्पेलिंग भी है जो थोड़ा फेमस है इसकी, लेकिन वो उसकी मिस स्पेलिंग ही है। तो ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं जो हड्डियों जोड़ों के दर्द को सही करते हैं उसके लिए। अब ऑर्थोपेडिक की जो सही स्पेलिंग होती है ना, ऑर्थोपीएडिक नहीं होता, ऑर्थोपेडिक होता है। फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑर्थोपेडिक। हाँ, ORTHOPEDIC होता है ऑर्थोपेडिक, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। नाउ 18 की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन हु लेंड्स मनी और ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो हाई रेट्स पर इंटरेस्ट देता है उसको क्या बोला जाता है। देखो अंडरटेकर दिया हुआ है, अंडरटेकर होता है केयर करने वाला, संरक्षण करने वाला, ठीक है ना, अंडरटेकर केयर करने वाला होता है। अंडरटेकर उसको भी बोलते हैं जो कब्र वगैरह की खुदाई करने वाला, देखभाल करता है, उसके लिए भी बोला जाता है केयर करने वाला। यूशरर, यूजरपर, यूजरपर मतलब हड़पना होता है, जो दूसरों की चीजें हड़पता है उसको बोला जाता है, ठीक है ना। यूशरर भी नहीं होता, यूजर, हाँ यूजर जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये होता है सही आंसर। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, हु लेंड्स मनी और ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देता है। इंपॉर्टेंट हैं सभी ये पॉइंट्स। हाँ, यूजर्प, यूजर्प का मतलब ऐसे हड़पना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यूजर्प का मतलब होता है पैसों को हड़पना, किसी की पावर वगैरह को भी हड़पने के लिए आता है ये भी ध्यान रखना। यूजर्पर, यूजर्प का मतलब, क्लियर, सब वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको क्लियर रखना।
यूजर होता है जो हाई रेट्स चार्ज करता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में क्या बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, फिल करना है अपन ब्लैंक में। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड लेडी विद द, अच्छा ये तो इनका टाइटल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक टाइटल दिया गया था जो कि था लेडी विद द हार्ट, लेडी विद द रोज, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लाइट। अरे बड़ा सिंपल सा है, अगर आपने थोड़ी सी भी जीके पढ़ी होगी, जीके का पार्ट है ये, तो उसमें आता है। क्या बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को? यस बिल्कुल ठीक है, लेडी विद द लैम्प। हाँ, लेडी विद द लाइट नहीं होता, लेडी विद द हार्ट, लेडी विद द रोज, फालतू के ऑप्शंस क्रिएट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नो एरर मतलब स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। रमेश इज स्मार्टर एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। अच्छा, इतना स्मार्ट है कि बिना किसी रिकमेंडेशन के इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकता है। क्या होगा सही आंसर, गेस करिए फटाफट। अब देखो यहाँ पे ये ठीक है कि एनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव के बाद होता है, यही एनफ नाउन के पहले आता है लेकिन एडजेक्टिव के बाद आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एनफ उस एडजेक्टिव के पहले आता है जो कि पॉजिटिव डिग्री में होता है, स्मार्टर नहीं होगा। रमेश इज स्मार्ट एनफ होगा, स्मार्टर एनफ नहीं होता, स्मार्ट एनफ होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है जब आप यूज करते हैं एनफ को, तो रमेश इज स्मार्ट एनफ होगा। यस, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, स्मार्ट एनफ, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा क्लोज टेस्ट का या कॉम्प्रहेंशन का। फिल इन द ब्लैंक दिया है तो क्लोज टेस्ट कहलाएगा, अगर यही बिना फिल इन द ब्लैंक के पूछते तो कॉम्प्रहेंशन या पैसेज का पार्ट होता। अब बहुत बड़ा नहीं था, सिंपल सा एक पैसेज आया था। क्या लिखा हुआ है, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं फिर इसके ऑप्शंस के थ्रू देख लेते हैं इसको। क्या लिखा है, द कंडीशंस, ब्लैंक लगा है, विच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश, जिसमें डेमोक्रेसी फ्लोरिश होती है। विच डेमोक्रेसी, अच्छा द कंडीशंस ऑन विच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना। आर ब्लैंक लिखा है टू डिफाइन, बट वन थिंग इज क्लियर, मतलब हार्ड टू डिफाइन हो सकता है क्या, बहुत मुश्किल है डिफाइन करना, बट वन थिंग इज क्लियर दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ, वेयर एज डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स जो होते हैं मतलब तानाशाह जो होते हैं बहुत जल्दी से मे राइज टू, तेजी से उभरते हैं, एंड स्टैब्लिश अ न्यू, ब्लैंक लिखा है विद ड्रामेटिक सक्सेस, उनको सक्सेस भी बहुत जल्दी मिल जाती है। अंडर ब्लैंक लिखा है कंडीशंस, उनके लिए कंडीशंस अच्छी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ कंपैरिजन सा कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को, ठीक है ना, तानाशाही और लोकतंत्र को। तो द कंडीशंस, अब देखो चूंकि छोटा सा ब्लैंक है तो हर एक के लिए मैंने सामने रखा हुआ है आपके लिए पैसेज, फटाफट आसानी से डिसाइड कर सकते हैं इसको। द कंडीशन ऑन विच, ऑन तो दिया नहीं है, विच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश, फॉर विच, बाय विच, अंडर विच, एट विच, नहीं, अगर आप रख के ही देख लोगे ना केवल, तो सुनने में ही सबसे अच्छा यही साउंड कर रहा है और है भी यही से। अंडर विच, जिनके अंडर, उन कंडीशंस के अंडर, हाँ जिनमें डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है। आर टू डिफाइन, इजी टू डिफाइन, डिफिकल्ट टू डिफाइन, इंटरेस्टिंग टू डिफाइन, मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगलेस तो नहीं है। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि डिक्टेटर्स के लिए चीजें सब सिंपल होती हैं, तो इसका मतलब है कि डिक्टेटरशिप के लिए आसान है, डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, है ना। तो ये वाला सही आंसर बनता है डिफिकल्ट, क्योंकि बट लगाकर कॉन्ट्रडिक्ट किया गया और एक में बोला गया कि सब चीजें इनके लिए आसान है, तो इसका मतलब पहले के लिए मुश्किल है, तो मुश्किल वाला एक ही ऑप्शन है डिफिकल्ट। तो डेमोक्रेसी आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, हाँ इनको डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वन थिंग इज क्लियर, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ, वेयर एज डिक्टेटर्स may rise to फेम, डिक्टेटर्स को फेम, जेनरोसिटी, जेनरस का मतलब होता है काइंड, अब डिक्टेटर्स हैं तो काइंड नहीं होंगे, प्रसिद्ध तो होते हैं लेकिन फेम पॉजिटिव वर्ड है और डिक्टेटर्स के लिए नोटोरियस वर्ड आता है बुरा, फेमस। ग्लोरी मतलब ये प्रसिद्धि होता है, ये भी नहीं होगा। तो पावर, डिक्टेटर्स के बाद पावर होती है, मे राइज टू पावर, हाँ सत्ता में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, एंड स्टैब्लिश अ न्यू एरा, नहीं न्यू एरा नहीं, अपना नया रेजीम, शासन,
रिजीम का मतलब शासन होता है। एक नया स्टेट नहीं बनाते हैं, एक नया राज्य बनाते हैं, अपना शासन बनाते हैं, रिजीम ही होना चाहिए सही आंसर। इपोक भी नहीं होगा बेटा। देख लो, पढ़ लो, कंफ्यूजन हो तो इसको डिस्कस कर लेना, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कर देना, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा आप सबके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इपोक को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना। इपोक होता है अब वो टाइम, एक दौर की बात करते हैं। इपोक का मतलब आप एक दौर समझ लो, ठीक है ना, इतिहास का जो दौर होता है, एक टाइम जो होता है उसको समझ लो, एक फेज को समझ लो इपोक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इपोक नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा रिजीम। अपना रिजीम बनाते हैं विद ड्रामेटिक सक्सेस अंडर, कैसी कंडीशन है, प्रॉफिटेबल कंडीशन, फायदेमंद, अनफेवरेबल तो नहीं होगा, सूटेबल कंडीशन हो सकता है, पिक्यूलियर मतलब पर्टिकुलर भी, ये भी नहीं होगा, सूटेबल कंडीशंस उनको मिलती हैं अंडर सूटेबल कंडीशन। प्रॉफिटेबल तो प्रॉफिट ये बिजनेस के लिए आता है, यहाँ पे नहीं। अनफेवरेबल, पिक्यूलियर, सिंपल से सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सिंपल से ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है ये क्लोज टेस्ट। हाँ, ये हैं 25 वर्ड्स हमारे या क्वेश्चंस आज के लिए हमारे। आई होप कि चीजें समझ में जरूर आई होंगी, बस रिलेट करना बेटा। अनफेवरेबल का ही सिनोनिम मान सकते हो आप पिक्यूलियर को भी। पिक्यूलियर का मतलब भी होता है ऑड बोल लो, कठिन बोल लो, अनफेवरेबल बोल लो, ये इसके सिनोनिम्स हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पिक्यूलियर और अनफेवरेबल, ठीक है ना। तो चलो 25 क्वेश्चंस ये रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई वर्ड कंफ्यूज करे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, शेयर जरूर कर लेना, लाइक कर लेना बेटा। ये सब चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना प्रीवियस ईयर पेपर के पार्ट पे और मॉक टेस्ट के पार्ट पे, ये आपके इस बार के एग्जाम में आप खुद देखना आपको कितनी हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें, अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो, ठीक है ना। तो ये सेगमेंट हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका सीजीएल का एग्जाम नहीं होता। मिलते रहेंगे हम लोग रेगुलरली इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। टेक केयर बेटा, थैंक यू वेरी मच।